नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। 5 राज्यों के चुनाव की शानदार कवरेज के बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष के साथ। अब से लगातार इस वक्त आप विशेष देख सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव का गुबार थम चुका है, नतीजे जाहिर हो चुके हैं और सरकार बनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गोवा और मणिपुर में दिलचस्प नतीजे आए और दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है। दोनों राज्यों में बीजेपी दूसरी नंबर की पार्टी रही, लेकिन मणिपुर और गोवा दोनों जगहों पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। गोवा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। विशेष में आज हम इन्हीं 2 राज्यों की ताजा सरकारों पर बात करेंगे। हम बताएंगे पूरे मामले पर कैसी चल रही है राजनीति, साथ ही दोनों जगहों के मुख्यमंत्रियों का सफरनामा और उनकी चुनौतियां क्या हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। सबसे पहले बात मणिपुर की। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजधानी इंफाल में हुए समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। एनपीपी नेता वाई जॉय कुमार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाई दी। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी है। बुधवार को राजधानी इंफाल में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नंबर 1 करप्शन फ्री, करप्शन चाहलगा लोइरबा लौ इंखोल लेरक्त्रबा तांगगा लेरगदौबा ओइरबा स्टेट सिदा बीजेपी नंगसी करप्शन फ्री होइबा। इसके अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पूर्व डीजीपी और एनपीपी विधायक वाई जॉय कुमार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। Discharge my duties as a minister for the state of Manipur, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. बीजेपी की सरकार बनने में अहम भूमिका अदा करने वाली एनपीपी के 4 विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वाई जय कुमार के अलावा एनपीपी से एल जयंत कुमार, एल हाउकिप, एन कोईसी को मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी से सिर्फ एक विधायक थोंगम विश्वजीत को मंत्री बनाया गया है। एनपीएफ के लोजी दीखो और एलजीपी के करण श्याम को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक टी श्याम कुमार भी मंत्री बनने में कामयाब हो गए। We are happy that everything is worked out, and we are happy and we are very confident that this will be a very strong and stable government, and will be a government that will work for the people of Manipur and change Manipur. 60 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस यहां लगातार चौथी बार सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिलने पर राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। Now game is over. Our party has decided. We'll sit in the opposition. We'll play a constructive opposition role. बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बावजूद 32 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया था। इनमें नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगा पीपुल्स फ्रंट की 4-4 सीटें शामिल हैं। एलजीपी और तृणमूल कांग्रेस के एक-एक विधायक का भी समर्थन बीजेपी को हासिल है। इसके बाद मंगलवार को राज्यपाल ने एन बीरेन सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 56 साल के बीरेन सिंह राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। एक जमाने में बीरेन सिंह इबोबी सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन राजनीति बदली तो पाला भी बदला और बीरेन सिंह के हाथों में पहली बार बीजेपी की तरफ से मणिपुर की कमान सौंपी गई। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफरनामे पर। मंगलवार को 56 साल के एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। बीरेन सिंह राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्थानीय भाषा में एक अखबार भी निकाला।
बीरेन सिंह ने 2002 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इससे पहले बीरेन सिंह मणिपुर में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। श्री नोंगथंगम बीरेन सिंह अयम ईश्वर की मिंग वासक श्री मधुदी अयम मणिपुर स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमा होइना अइना खननब पिरकपा नत्रगा अइना खांगलपा विषय अमत चीफ मिनिस्टर की मथौ पांगथोकपदा संग नत्रबदी कनागुम मिसक नत्रगा मिसक सिंगा हाथेंगन नत्रगा हाथेंगनदना खांगलोय नत्रगा ताथोकलोय। बीरेन सिंह 2002 में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी से विधायक चुने गए। 2004 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। वो राज्य में कई विभागों का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। बीरेन सिंह एक समय में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के खास सहयोगी थे। अक्टूबर 2016 में उनका इबोबी सिंह के साथ विवाद हुआ और इसके बाद उन्होंने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। Full cabinet will be just officially just we will declare now. But unofficially, we can say 12 members is the maximum. You have all 12 members. No. Okay, there will be a deputy CM, sir. Only as per the convenience we are going to take out. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीरेन हेंगांग सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के पांकीजम शरदचंद्र सिंह को शिकस्त दी। विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस समेत किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी ने कम सीटें होते हुए भी सहयोगियों को साथ मिलाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा मानते हुए बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। बीरेन की छवि एक कुशल रणनीतिकार की रही है। पिछले 15 साल में वो इबोबी सिंह के खास सलाहकार रहे हैं। इस नाते उन्हें सरकार चलाने का लंबा अनुभव भी है। बीएसएफ की नौकरी से फुटबॉल के मैदान तक और अब राजनीति में आकर उन्होंने अलग पहचान बनाई है। राज्य की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि मणिपुर सरकार के सामने दरअसल चुनौतियां कौन कौन सी हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको गोवा की भी बात बताएंगे, वहां की नवनिर्वाचित सरकार के बारे में बताएंगे और उसकी चुनौतियां क्या हैं ये भी बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। लामायूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। तो मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब जरूर रही, लेकिन सरकार चलाने के लिए उसे अभी कई चुनौतियों से पार पाना जरूरी है। उसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है उसके सामने वो है आर्थिक नाकेबंदी। आइए देखते हैं कि मणिपुर सरकार के सामने इस वक्त कौन कौन सी चुनौतियां हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तर पूर्व के मणिपुर में बीजेपी सरकार बना चुकी है। कम सीटें लाने के बावजूद बीजेपी ने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन पार्टी की असल परीक्षा अब शुरू होगी। दरअसल महज 60 सीटों वाला ये राज्य लंबे अरसे से कई समस्याओं से जूझ रहा है। इनमें सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक नाकेबंदी। 7 अलग जिलों के गठन के विरोध में नगा संगठन यूनाइटेड नगा काउंसिल ने बीते 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 2 और 37 पर वाहनों और सामान की आवाजाही ठप है।
इससे सूबे का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य को बंद और नाकेबंदी से मुक्त करने का वादा कर चुके हैं। अब उसे जमीन पर उतारना बाकी है, लेकिन इसके लिए बीजेपी को खास रणनीति बनानी होगी। चूंकि नगा पीपल्स फ्रंट अब सरकार में है, लिहाजा आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने पर नगा लोगों को राजी कराना मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पहली और सबसे अहम चुनौती होगी। राज्य में मैतेई तबका बहुसंख्यक है। पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह इसी समुदाय से ताल्लुक रखने के चलते इतने लंबे वक्त तक शासन संभालते रहे। हाल ही में NSCN इसाक मुइवा गुट और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौते को लेकर मैतेई समुदाय में संशय है। प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर आए तो समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने का भरोसा दिलाकर गए, लेकिन इस मुद्दे पर घाटी और पर्वतीय इलाकों के बीच लोगों की बढ़ती दूरियों को कम करने की चुनौती भी बीजेपी के सामने होगी। इसके अलावा मणिपुर में घाटी और पर्वतीय इलाकों के वासियों के बीच कई मुद्दों पर टकराव है। घाटी में मैतेई जनजाति और पर्वतीय इलाकों में नगा जनजातियों के बीच समरसता बहाल करना बीजेपी के लिए लाजमी होगा। राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा खत्म करने को लेकर संघर्ष का लंबा दौर चला। कांग्रेस तमाम वादों के बावजूद आफ्स्पा हटाने से परहेज करती रही, तो बीजेपी राजनीतिक तौर पर आफ्स्पा के समर्थन में रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की मंशा को ध्यान में रखकर नई सरकार के सामने इस मुद्दे से निपटने की भी कड़ी चुनौती होगी। स्थानीय संगठनों में टकराव और आंतरिक उथल-पुथल के चलते मणिपुर आज भी विकास से कोसों दूर है। बीजेपी के लिए राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना भी कड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब केंद्र अपनी महत्वाकांक्षी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए मणिपुर को बेहद अहम राज्य कह चुका है। मणिपुर में 1963 से अब तक 11 बार सरकारें बनी, तो वहां 10 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। एन बीरेन सिंह राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी पर जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का आरोप लगा है। ऐसे में 5 साल एक स्थिर और बिना गुटबाजी की सरकार चला पाना बीजेपी के लिए अहम चुनौती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात गोवा की करें तो मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। साफ सुथरी छवि के चलते पर्रिकर काफी लोकप्रिय हैं। मनोहर पर्रिकर को गुरुवार तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 2 दिनों तक इस बात पर गहमागहमी रही कि वहां किस पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरकार दूसरे नंबर की पार्टी रही बीजेपी ने छोटी पार्टियों के सहारे सरकार बना ली। बीजेपी के पास 13 विधायक हैं, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। 14 मार्च को मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित जाला अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी ने 22 विधायकों के साथ दावेदारी पेश की। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर के साथ 9 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के 2 और मंत्री बने हैं। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक और 2 निर्दलियों को मंत्री बनाया गया है। मनोहर पर्रिकर फिलहाल विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, लिहाजा उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा। इस बीच चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस ने सरकार गठन के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। We neither take money nor give money. We win people by heart. And Goan people have voted for us not by money, by heart. Are you ready to sit in the opposition? We are prepared to sit and fight for the rights of the people in Goa, and BJP has bought the mandate. We got the mandate, they have bought the mandate. गोवा में गहमागहमी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नियम के मुताबिक 17 विधायकों वाली कांग्रेस को सरकार गठन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए था। हालांकि बीजेपी बहुमत साबित करने को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा है कि गोवा में सरकार गठन में किसी भी नियम की अनदेखी नहीं हुई है। I don't think there's any problem with anyone. It was actually indirectly proved, though the law requires it to be done on the floor of the assembly. Yesterday you were present for the swearing-in ceremony. All 22 plus 1 who supports were there. Again, Congress
went to governor in the afternoon around 1 or 2 o'clock, where they only presented 17 people. The number is very clear, so I don't see any reason why there has to be any apprehension. इस बीच कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश करने में हुई देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के कुछ और विधायक इस मामले पर पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उनके सभी 17 विधायक एकजुट हैं और वो गोवा के जनमत के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम के बाद संगठन में बदलाव के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गोवा में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल के बाद सरकार बनी, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के सामने कई चुनौतियां मुंह बाय खड़ी हैं। पर्रिकर गोवा की नब्ज को समझते हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन गोवा में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर पिछली बार से अलग चुनौतियां उन्हें मिल सकती हैं। मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका जन्म 13 दिसंबर 1955 को उत्तरी गोवा के मपुसा में हुआ। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। अभी तक उनका राजनीतिक जीवन साफ सुथरा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी के बहुमत न मिलने के बावजूद जोड़ तोड़कर सरकार बनाने को लेकर विवाद भी है। पर्रिकर को 16 मार्च तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। Congress is the biggest, largest group. That is agreed position. But ultimately in democracy, a government is formed by minimum majority of the house. So if the other groups, other independents, they want to come together to support BJP and form a government under my leadership, I think that is an adequate requirement of the constitution and all the rules and procedures. पर्रिकर को 1994 में पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। जून 1999 से नवंबर 1999 तक वो गोवा विधानसभा में नेता विरोधी दल रहे। 24 अक्टूबर 2000 को वो पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 27 फरवरी 2002 तक ही चल पाई। 5 जून 2002 को एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 9 मार्च 2012 को उन्होंने तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। स्वभाव से सादा मिजाज और ईमानदारी उनकी सकारात्मक छवि बनाते हैं। इसके चलते 2014 में उन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया। 13 मार्च 2017 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 14 मार्च को राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें चौथी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापित झाला अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमत्व आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो। मनोहर पर्रिकर गोवा में बीजेपी की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। राज्य में वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। बचपन में आरएसएस से जुड़ने के बाद से पर्रिकर ने संगठन और बीजेपी में अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। स्थानीय स्तर पर उनका काफी प्रभाव है और इसके चलते पार्टी और जनता को पर्रिकर से काफी उम्मीदें हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो गोवा की जनता के बीच एक बार फिर मनोहर पर्रिकर उनके सामने हैं, उनसे कई उम्मीदें भी हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर के सामने बतौर मुख्यमंत्री कौन सी चुनौतियां हैं सरकार चलाने के लिए, उन पर एक नजर। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की गोवा में नवनिर्वाचित सरकार को आने वाले दिनों में कई चुनौतियां मिल सकती हैं। जिन पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, उन्होंने बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी पहले बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार वो अलग होकर चुनाव मैदान में थी। इसी तरह गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों के पास 3-3 विधायक हैं और सरकार में ये निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में इन पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का दबाव मनोहर पर्रिकर पर होगा। मनोहर पर्रिकर ने फिलहाल ये कहा है कि वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। 2 निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रालय दिया गया है। ये साफ दिख रहा है कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय विधायक सत्ता में मजबूत दावेदारी चाहते हैं। आने वाले दिनों में इनके बीच अगर टकराव की स्थिति बनती है तो उसे संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। 1990 के दशक में गोवा के लोगों ने एक के बाद एक कई सरकारें देखी। कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल तो 2 महीने भी नहीं टिक सका। कांग्रेस के रवि नायक सिर्फ 6 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रह पाए थे। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता का दौर 1990 के दशक जैसा न हो जाए, इसे रोकना मनोहर पर्रिकर के लिए बड़ी चुनौती होगी।
चंद दिनों के भीतर ही मनोहर पर्रिकर सरकार को राज्य का बजट पेश करना है। ऐसे में बजट के दौरान पिछली सरकार की नीतियों और गठबंधन में शामिल नई पार्टियों की नीतियों का सामंजस्य भी जरूरी है। बीजेपी मौजूदा चुनाव में कांग्रेस से पिछड़ गई और दूसरी बड़ी पार्टी रही, लिहाजा सरकार को अपनी उन नीतियों में भी बदलाव लाने की दरकार होगी, जिसके चलते बीजेपी को लोगों ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं चुना। विपक्ष ने बीजेपी पर चुनाव प्रचार के दौरान ये आरोप लगाया कि वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जबकि स्थानीय भाषाओं के साथ दोहरा व्यवहार अपनाया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे से पार पाने की चुनौती भी मनोहर पर्रिकर के सामने होगी। कैसीनो पर प्रतिबंध का मुद्दा भी चुनाव में जोर शोर से उठा, लिहाजा बीजेपी सरकार को इस पर ठोस नीति लेकर लोगों के सामने आना होगा। साथ ही खनन और स्थानीय पहचान के मुद्दे पर सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी के पारंपरिक वोटर कैथोलिक समुदायों के बीच बीजेपी को लेकर नाराजगी बढ़ी है, लिहाजा सामाजिक समीकरण को नए सिरे से दुरुस्त करने की चुनौती से भी मनोहर पर्रिकर को जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मणिपुर और गोवा की नई सरकारें दोनों राज्यों को विकास की नई दिशा की ओर ले जाएंगी और वहां की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। विशेष में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।